नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी बंधु के आज के पहले बेसिक कोर्स के सेशन में। ये ओरिएंटेशन सेशन है जीएसटी का। हम लोग इस कोर्स के दौरान जीएसटी से संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे। वो आपसे किस तरह से जुड़ा है इसकी भी बात करेंगे। आप उसमें क्या चीज़ें जान करके अपनी जीएसटी की स्किल्स को और अपने जीएसटी के वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं और एररलेस कर सकते हैं, इन सब विषयों पे हम बात करेंगे। पर सबसे पहले एक बेसिक जीएसटी का ओरिएंटेशन ज़रूरी है, ताकि ये आइडिया रहे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या मुझे जीएसटी जानने की ज़रूरत है। हर आदमी को नहीं लगता कि उसको जीएसटी जानने की ज़रूरत है, उसका कोई लेना देना है। पर एक चीज़ अगर ध्यान से देखिए तो अब जीएसटी आपके चारों तरफ है। आप बिज़नेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो डेफिनेटली जीएसटी से आपका लेना देना है। पर अगर आप जीएसटी से उस तरह से बिज़नेस के फॉर्मेट में नहीं भी जुड़े, तब भी एक इंडिविजुअल के रूप में भी आपका जीएसटी से लेना देना इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी सेवाएं या सामान आप खरीदते हैं या किसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जीएसटी का एक इंग्रेडिएंट होता है जो उसकी कीमत पर यानी आपके बजट पर प्रभाव डालता है। तो देखिए, जीएसटी जुड़ा सबसे है, लेकिन जीएसटी की स्पेसिफिक जानकारी, मतलब उसके इस्तेमाल की जानकारी उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो जीएसटी से संबंधित कार्य करते हैं। मतलब कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे जगहों पर काम कर रहे हैं जहां जीएसटी से संबंधित लेन देन होता है, जहां जीएसटी की देयता बनती है। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अकाउंटेंट्स हैं, जैसे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जैसे जीएसटी के प्रैक्टिशनर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जिनके लिए जीएसटी से रूटीन की वर्किंग में लेना देना रहता है और जो जीएसटी से रिलेटेड नियमों के अनुपालन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि जीएसटी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए देश की बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, जब से जीएसटी आया है तब से सरकार का रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ने वाले रेवेन्यू से देश का जो आधारभूत ढांचा है वो बनकर तैयार होता है, सुविधाएँ मिलती हैं। तो वो सब सुविधाएं हम सब लोगों में ही बढ़ती हैं, हम सबको ही मिलती हैं। तो जीएसटी सबके लिए ज़रूरी है और हमारे ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं उनमें जीएसटी का कहीं ना कहीं रोल होता है। वो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखे या ना दिखे, अप्रत्यक्ष रूप से हो, पीछे भाड़े में होता है, कभी कभी किसी और तरीके से होता है, पर जीएसटी का एक रोल होता है। तो जीएसटी का सभी से कुछ ना कुछ लेना देना है और उन लोगों से तो विशेषता है जो जीएसटी से संबंधित कार्य करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जीएसटी का एम्प्लॉयबिलिटी से भी लेना देना है। जीएसटी की जानकारी होने से व्यक्ति की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। ऐसे लोग जो अकाउंट प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे लोग जो जीएसटी से संबंधित काम करते हैं, अगर वो जीएसटी की सही जानकारी रखते हैं और बिज़नेस में जीएसटी को अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि होने वाले नुकसान को, होने वाली पेनल्टीज़ को बचा सकें, तो वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो जीएसटी का डेफिनेटली एम्प्लॉयबिलिटी पे भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और अगर आप जीएसटी को समझना चाहते हैं तो बहुत बेसिक रूप में टैक्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देश को चलाने के लिए सरकार अपनी ही जनता से, अपने सिटीजन्स से कुछ पैसा कर के रूप में वसूलती है। इसको हम टैक्स कहते हैं। जनरली ये टैक्स दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स जो किसी से सीधा लिया जाता है, जिसका सबसे साधारण सा उदाहरण है इनकम टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जो व्यक्ति सरकार को जमा करता है, जनरली वो देने के बजाय देता दूसरा व्यक्ति है और जमा कोई दूसरा व्यक्ति करता है। जैसे जीएसटी इसका एक उदाहरण है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सामान खरीदने वाला कस्टमर देता है और ये पैसा जिस व्यक्ति को दिया जाता है, दुकानदार को या सेवा देने वाले को, वो सरकार के पास जमा करता है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे देश में लागू है। कई बार ऐसी बातें की जाती हैं कि जीएसटी बहुत कठिन है, जीएसटी में बहुत समस्याएं हैं, पर मुझे लगता है जीएसटी को एक सही प्रोस्पेक्टिव में, एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। जब आप जीएसटी को अपने संदर्भ में देखेंगे, जीएसटी को पूरा देखिए तो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। जीएसटी में आप देखेंगे तो चैप्टर्स के नाम पर 98 चैप्टर गुड्स के हैं, 99 चैप्टर है जिसमें जाने कितने चैप्टर हैं जो सर्विसेज के हैं। पर आप ये भी ध्यान दीजिए कि वो सब पर लागू नहीं होते। जो जिस गुड्स में डील कर रहा है उस पर एक चैप्टर लागू होता है, जो जिस सर्विस में डील कर रहा है उसमें एक चैप्टर लागू होता है। ज़्यादातर रिटर्न जीएसटी के ऐसे हैं जो अपने आप बनकर तैयार होते हैं। जो आवश्यक है वो ये है कि जो काम आपको करना है
वो अगर आप सही तरीके से करेंगे, उनमें गलतियां होने से बचाएंगे, तो आप बहुत सारी समस्याओं को बचा लेंगे। तो ये जो कोई कहता है कि जीएसटी में बहुत समस्याएं हैं, मुझे लगता है इस वर्ज़न को रीचेक किए जाने की ज़रूरत है। अब जीएसटी को बहुत मूलभूत रूप में समझते हैं कि कैसे पता चलेगा किसी चीज़ पे जीएसटी है या नहीं है। तो बहुत साधारण सी बात समझने की है कि जीएसटी का मतलब एक सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई शब्द का मतलब केवल सेल नहीं होता, सप्लाई में सेल्स तो शामिल है, इसके अलावा सप्लाई का मतलब है ऐसी चीज़ जो जीएसटी एक्ट में सप्लाई के रूप में डिफ़ाइन की गई है। ये सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है और सर्विस की भी हो सकती है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीएसटी लगने के लिए ये बिज़नेस के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, बिज़नेस के कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए, बिज़नेस के लिए होनी चाहिए। और इसके बदले में कुछ कंसिडरेशन, वो कैश हो सकता है, काइंड हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंसिडरेशन लिया या दिया गया हो, ये बहुत आवश्यक है। तो जीएसटी में लग रहा है, जीएसटी ये जांचने के लिए देखिए कि सप्लाई है, गुड्स है या सर्विस है, बिजनेस के संदर्भ में है और पैसा लिया दिया जा रहा है, यानी इस पर जीएसटी की देयता बन सकती है, देयता हो सकती है। और तब हम जीएसटी को उसकी उस संदर्भ में जांचते हैं कि वो उस व्यक्ति विशेष या उस सर्विस विशेष पर लागू है या नहीं है। अब ये जो सप्लाईज हैं, इनको आप देखेंगे तो जनरली ये विद इन स्टेट हो सकती हैं, और अगर ये विद इन स्टेट हैं तो जो जीएसटी लगता है वो जनरली सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी के नाम से जाना जाता है। और अगर ये अदर स्टेट में है, जिस राज्य के अंदर ये दी जा रही हैं और वो किसी दूसरे राज्य तक पहुंच रही हैं, तो जो लगने वाला टैक्स है उसको आईजीएसटी कहते हैं। साधारणतः जो आईजीएसटी होता है उसका टोटल सीजीएसटी और एसजीएसटी के टोटल के बराबर होता है, यानी किसी सामान पर अगर 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी राज्य के अंदर लगता है तो राज्य के बाहर जाने पर उस पर 18% का आईजीएसटी लगता है। जो मुख्यतः टैक्स रेट जीएसटी में हैं आपको देखने को मिलेंगे, वो 0% के हैं, 5% के हैं, 12% के हैं, 18% के हैं और 28% के हैं। जनरली ये एसेंशियल चीज़ों से लेकर लग्जरी चीज़ों तक इस क्रम में बढ़ते हैं। जब आप टैरिफ देखेंगे आगे जाकर जीएसटी में किस तरह से हैं, तो उनमें ये अलग अलग रेट हैं, अलग अलग नोटिफिकेशन से स्पेसिफिकली डिफाइंड है। इसके अलावा कुछ और रेट भी आपको मिलेंगे, जैसे एक ज़ीरो रेट वर्ड मिलेगा जो एक्सपोर्ट के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, और कुछ स्पेशल रेट्स भी मिलेंगे, जैसे ज्वेलरी के लिए 3% का रेट मिलेगा, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के रिलेशन में एक आपको 0.1% का जीएसटी का टैक्स मिलेगा। कई इस तरह के टैक्सेस दिए हुए हैं। तो जब आप देखेंगे तो मुख्यतः ये 5 स्लैब्स हैं, और कुछ और हैं, जब आप स्पेसिफिक संदर्भ में पढ़ेंगे तो आपको उनका आइडिया भी लगेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी है ही नहीं, वो नॉन जीएसटी कैटेगरी में आती हैं, जैसे एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसे हम शराब कहते हैं, उस पर जीएसटी नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब पर जीएसटी नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इस पर जीएसटी नहीं है। तो ये नॉन जीएसटी चीज़ें कहलाती हैं। इसके अलावा जब आप जीएसटी को देखते हैं तो जीएसटी के टैक्स के अलावा कुछ जगहों पर जीएसटी का कंपनसेशन सेस भी लगता है। जनरली ये उन चीज़ों पे लगता है जो या तो लग्जरीज़ की परिभाषा में आती हैं या निषेध चीज़ें जो हैं उनकी परिभाषा में आती हैं, जैसे तंबाकू, तंबाकू के जो उत्पाद हैं, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, मोटर व्हीकल्स, इन सब पर आपको एक कंपनसेशन सेस के नाम पर एक और टैक्स लगा मिलेगा जो जीएसटी के सीजीएसटी और एसजीएसटी के अलावा होता है। जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि जीएसटी एक कंप्लायंस बेस्ड टैक्स सिस्टम है, यानी उसमें दिया हुआ है कि क्या होने पर क्या करना है, और अगर आप वो चीज़ें करते रहते हैं, और वो सबके लिए बहुत सारी नहीं है, वो स्पेसिफिक हैं। अगर आप अपने लिए मार्क कर लेंगे, हम आगे अपने आने वाले सेशंस में इस बारे में बात करेंगे कि किसी बिजनेस स्पेसिफिक के लिए कंप्लायंसेस कैसे मार्क की जाती हैं। अगर आप उसे मार्क कर लेंगे तो आपके लिए गिनी चुनी कंप्लायंसेस हैं, उन्हें आप कर लेंगे तो आपको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यह IT इनेबल्ड सिस्टम है। gst.gov.in नाम की एक वेबसाइट है जिस पर सारा काम एक टैक्स पेयर का जाकर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रिटर्न फाइल हो जाता है, टैक्स पेमेंट हो जाता है, रिफंड की एप्लीकेशन फ़ाइल हो जाती है, दूसरी एप्लीकेशन फ़ाइल हो जाती है, यहाँ तक कि अपीलें तक हो जाती हैं। तो IT इनेबल्ड है, आपको किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिंगल पॉइंट कंप्लायंस है, एक बहुत सारे टैक्सेस की अलग अलग कंप्लायंस नहीं करनी, CGST SGST की अलग अलग नहीं करनी,
एक रिकॉर्ड बनाना है, उसी से सारी कंप्लायंस हो जाती है, एक ही इनवाइस से सारी अकाउंटिंग हो जाती है, एक रिटर्न फाइल करके उसी से सारा काम बन जाता है। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल आईटीसी मिलता है आपको अगर आईटीसी की सही अपने से संबंधित जानकारी हो जाए तो आप आईटीसी का मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। तो इस जो वर्जन है कि जीएसटी एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है, उसको रीथिंक करना चाहिए और उसे अपने लिए आसान बनाना चाहिए, और यही इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है। जब आप देखेंगे कि हम बात करते हैं कंप्लायंसेस की, क्या किया जाना चाहिए, तो बहुत शॉर्ट में कुछ बातें करते हैं कि जो आपको अगर रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको आपकी इनवाइस बनाना है, आपको रिटर्न फाइल करने हैं और टैक्स पे करने हैं, ये बेसिक कंप्लायंसेस होती हैं। इस तरह से जो टैक्स पेमेंट करके आप अपना टैक्स जमा कर देते हैं उसको सेल्फ असेसमेंट की प्रोसेस कहते हैं। और सेल्फ असेसमेंट की प्रोसेस में ये जो टैक्स आपने जमा किया है उसका डिटेल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल से मिलना चाहिए। पर सारी चीज़ें सही करने के प्रयास में भी कभी कभी ना जानते हुए या किसी और कारणों से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलती हो जाने से कोई बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। टैक्स एरर्स जो हैं उन्हें अगर आप पहचान लेते हैं, कहीं टैक्स पेमेंट नहीं हो पाया, कोई आरसीएम में गलती हो गई, कोई अदर इनकम का टैक्स रह गया, तो उस टैक्स को बस सही समय पहचान कर ब्याज के साथ जमा कर दें और पेनल्टी माफ़ी की एप्लीकेशन दे दें, तो आप अपनी टैक्स कंप्लायंस कर लेते हैं और अननेसेसरी दंड से बचते हैं। तो ये बहुत चीज़ें स्पेसिफाइड हैं जिन्हें अगर मार्क कर लिया जाए, चेकलिस्ट फॉर्मेट में कर लिया जाए, तो जीएसटी से बहुत परेशानियां नहीं होती। जो जीएसटी के मुख्य स्टेक होल्डर हैं, पहला तो है जो टैक्स कंसल्टेंट होता है या टैक्स पेयर, जिसका ये टैक्स कंसल्टेंट होता है, जो जनरली डील करता है इनवाइसों की एंट्री, रिटर्न फाइल करना, टैक्स का पेमेंट करना। तो टैक्स पेयर स्वयं या उसका कंसल्टेंट, जो कंपाइलर ऑफ डेटा होते हैं और टैक्स कंट्रीब्यूटर होते हैं, वो पहले स्टेक होल्डर हैं। दूसरा स्टेक होल्डर सीबीआईसी का, जीएसटी का, सेंट्रल का या स्टेट का जो डिपार्टमेंट है वो होता है, जो आपसे संबंधित जो असेसमेंट हैं, आपके जो कागजातों की चेकिंग है, जुरिसडिक्शन ऑफिस कहलाता है, उसको देखता है। जो पॉलिसी बनती है उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। ये इनको जो मिलने वाले डायरेक्शंस हैं उसकी जो बेसिक डिसीजन मेकिंग होती है वो जीएसटी काउंसिल नाम की एक मुख्य बॉडी है, जो टैक्स से संबंधित रेट्स, एग्जम्पशन, इन सब पर मुख्य निर्णय लेती है, और उसी को जनरली ये सीबीआईसी या स्टेट के सेंटर के डिपार्टमेंट्स लागू करते हैं। और एक जीएसटीएन है, जीएसटी नेटवर्क जिसे कहते हैं, ये कॉमन पोर्टल है जो टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच का ब्रिज होता है। इस ब्रिज से जो डेटा है वो एक तरफ से दूसरी तरफ, मतलब टैक्स पेयर जो डेटा फीड करता है वो डिपार्टमेंट्स को मिलता है, डिपार्टमेंट से चेक करते हैं, अपना कम्युनिकेशन टैक्स पेयर को भेजते हैं। तो इस ब्रिज के थ्रू ही सारा काम होता है और इसी पे सारा डिटेल रहता है। तो मुख्यतः जीएसटी के सिस्टम पे ये 4 स्टेक होल्डर हैं जिनका कंट्रीब्यूशन और रोल रहता है। जो बेसिक जर्नी रहती है जीएसटी की वर्किंग के दौरान, जिस पर हम अभी पूरे कोर्स के दौरान बातचीत करेंगे, अगर आप एक अपना प्रोफाइल बना लें, अपना प्रोफाइल का मतलब व्यक्ति का नहीं, बिज़नेस का, कि आपके बिज़नेस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप क्या क्या रिकॉर्ड मुख्यतः मेंटेन करते हैं या क्या रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है, और अपने कंप्लायंसेस सेट कर लें। एक चेकलिस्ट जैसी सेट कर लें कि आपको इस काम को करने के लिए ये चीज़ें करनी हैं। आपको अपनी इनवाइस पे ये 4 चीज़ें देख लेनी है। आपको अपने टैक्स में देख लेना है कि आप पे कोई रिवर्स चार्ज का टैक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको देख लेना है कि आपने सही समय पे टैक्स का पेमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, आपने अपना रिटर्न सही डेट तक जमा कर दिया कि नहीं कर दिया। तो आप लेट फीस, पेनल्टीज़, इंटरेस्ट, बहुत सारी समस्याओं से अपने आप बच जाते हैं। तो बेसिक प्रोफाइलिंग करके सेट करनी है कंप्लायंसेस। उसके बाद रिकन्सिलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रेगुलर इंटरवल के बाद अगर रिकन्सिलेशन बुक्स ऑफ अकाउंट से जो रिटर्न हैं उनको मिला लेते हैं, अगर कोई कमी रह गई है तो उसे इसी स्टेज पर दूर कर लिया जाता है, तो आप बहुत सारी और आने वाली समस्याओं को बचा लेते हैं और आपका रिकॉर्ड, जो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, बिल्कुल मैच करता है। साथ में अगर आप अपनी कंप्लायंसेस को सही से मैनेज करते हैं तो आप आईटीसी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाते हैं, सही आईटीसी ले पाते हैं। गलत आईटीसी लेने से बचते हैं तो आप पेनल्टी और इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बचते हैं, और जो सही आईटीसी आप ले पाते हैं उसका लाभ आपको कैश के बराबर मिलता है। तो बेसिक वर्किंग, बेसिक जर्नी बहुत कठिन नहीं है। एक सिंपल सा प्रोफाइल बनाना है, अपने कंप्लायंसेस सेट करने हैं, एक रिकन्सिलेशन की चेकलिस्ट सेट करनी है और अपने आईटीसी को मार्क करना है, बस इन्हें कर लेना है और आपका जीएसटी बिल्कुल फिट चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक ओरिएंटेशन सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
इस यात्रा में हम आगे जुड़े रहेंगे और जीएसटी से संबंधित विभिन्न विषयों पर बात करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोस में या कमेंट्स के थ्रू आपको उसके जवाब मिल जाएं। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।